शीत युद्ध के अंत के साथ ही जियोपॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमी ने ले लिया है। सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती से ज्यादा ध्यान अब आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर दिया जाने लगा है। संधि समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने दुनिया को इंटरडिपेंडेंट यानी अंतरनिर्भर बना डाला है। माना गया कि दुनिया पीस और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल ह्यूमैनिटी इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यूनिफॉर्म सी होती जा रही है। अब कहने वाले तो यह भी कहने लगे कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों ने युद्ध और संघर्ष के दौर को पुराने दिनों की बात बना डाली। पर सही मायने में दुनिया कभी नहीं बदली थी। पावर, इन्फ्लुएंस और मोनोपोली की लड़ाई न तब रुकी थी और न ही अब रुकने का नाम ले रही। नेशन फर्स्ट के नारों के बीच ग्लोबल कोऑपरेशन की रात धुंधली सी दिखाई दे रही है। संघर्ष के नए क्षेत्र और नए तरीके आज दुनिया को अशांत कर रहे हैं और इसी कड़ी में ताजा विवाद यूक्रेन क्राइसिस के चलते आया है। नमस्कार, रीजन इन क्राइसिस के इस सीरीज में आज हम समझेंगे कि यूक्रेन क्राइसिस का भविष्य क्या है। आखिर यूक्रेन का युद्ध कौन जीत रहा, कौन हार रहा, और मैं हूं आपके साथ विनीत अनुराग। यूक्रेन संकट 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट। इसमें एक नहीं कई किरदार। रूस और यूक्रेन तो सामने हैं, पर्दे के पीछे अमेरिका, चीन और भारत सहित यूरोपीय देश है। कौन जीत रहा और कौन हार रहा, इसे समझना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि हर किरदार के मंसूबे भी अलग हैं और हारने और जीतने की उनकी डेफिनेशन। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले और सबसे अहम किरदार यानी रूस के मंसूबों को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि क्या वह इसमें कामयाब दिखाई दे रहा है। असल में किसी जमाने में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों में शुमार रूस पुतिन के नेतृत्व में फिर से अपने सुपर पावर की दावेदारी करता दिख रहा है। लेकिन रूस की स्थिति इस वक्त सबसे अधिक दुविधाग्रस्त है। मालूम है, रूस की पहली समस्या खुले समुद्र तक पहुंचने की है। आर्कटिक सागर से उसकी लगी हुई सीमा नेविगेशन के योग्य नहीं है। दूसरी ओर प्रशांत महासागर का तटीय इलाका है, लेकिन वो राजधानी से दूर है। साइबेरियन क्षेत्र है। अत्यधिक शीत के कारण वहां कम जनसंख्या रहती है और औद्योगिक रूप से वह इलाका बेहद पिछड़ा है। इसलिए यूरोपीय क्षेत्र और ब्लैक सी हमेशा से रूस की चाहत बना रहा है और इस क्षेत्र में वह अपना प्रभाव बनाना चाहता है। यूक्रेन पर हमला असल में रूस के इसी एम्बिशन का एक कारण है। दूसरी ओर सोवियत संघ के विघटन के बाद भी नाटो का बने रहना और पूर्वी यूरोपीय देशों को इसमें शामिल करने की अमेरिकी कोशिश को रूस हमेशा अपनी घेरेबंदी के रूप में देखता है। असल में रूस अपने विशाल साम्राज्य के विघटन के लिए भी अमेरिकी साजिश को मुख्य वजह मानता है। ऐसे में किसी भी सुरक्षा चिंता को लेकर उसकी प्रतिक्रिया आक्रामक ही दिखती है। जब से यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की चर्चा चल रही है, तब से रूस का सिक्योरिटी डायलेमा और भी बढ़ गया है। पर मसला बस यही नहीं है। असल में जब से पुतिन के नेतृत्व में रूस का आक्रामक उभार हुआ है, रूस फिर से अपने पास्ट ग्लोरी को रिपीट करना चाहता है। शक्ति प्रदर्शन के जरिए वह विश्व राजनीति में फिर से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और क्रोनोलॉजी समझिए, 2008 में जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया पर कब्जा किया, फिर 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा किया और अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश। तो हमने कहा ना कि ब्लैक सी और यूरोप ये रूस की एम्बिशन। तो सवाल यह है कि रूस अपने इस मिलिट्री एडवेंचर में क्या सफल होता दिख रहा है? तो जवाब है जी नहीं। असल में यूक्रेन रूस के मिलिट्री मिस एडवेंचर ही साबित हो रहा है। जैसा आपने सुना ही होगा कि अब पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी एक माहौल बन रहा है कि अब युद्ध को रोका जाए और बातचीत किया जाए। यानी वॉर अपने अंतिम पड़ाव पर है और डिप्लोमेसी शुरू होने वाली है। अब बातचीत का नतीजा आगे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूक्रेन को खत्म करने की रूस यानी पुतिन की चाहत पूरी नहीं हो पाई और न ही पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार को रोकने में रूस सफल होता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध ने यूक्रेनी राष्ट्रवाद को पहले से अधिक मजबूती दे दी है। आज यूक्रेन और अधिक ताकतवर रूप में, प्रभावी रूप में दिख रहा है। कमजोर हुआ है, विध्वंस हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसका राष्ट्रवाद बढ़ा है। रूस के विस्तारवाद के खतरे ने एक और बड़ा मुद्दा यहां पर प्रेरित किया है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश अब नाटो में शामिल होना चाहते हैं,
यानी नाटो पहले से अधिक रूस के बॉर्डर के नजदीक आता जा रहा है और बहुत से यूरोपीय देश व कहीं न कहीं रूस की आक्रामकता से भयभीत होकर नाटो के और अधिक नजदीक जाने की कोशिश करें। तो यानी रूस यहां पर कुछ तो खो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे किरदार यानी चीन का। जिनपिंग ने युद्ध के शुरुआत में रूस को पूरा सपोर्ट किया क्योंकि चीन इस युद्ध को अमेरिका और नाटो को कमजोर करने के एक अवसर के रूप में देख रहा था। उसे तो यह लग रहा था कि अगर यूक्रेन पर रूस की फतह हो गई तो वह इसे ताइवान के मामले में रिपीट करे। यानी चीन को इस युद्ध में अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के टॉलरेंस और उनके रिएक्शन के मैक्सिमम लिमिट को परखने का मौका भी मिल रहा था। पहले तो उसे भी यही लग रहा था कि अगर यहां अमेरिका की तरफ से कोई ठोस सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी गई, यानी कि यूक्रेन में अगर अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो फिर वो ताइवान के मुद्दे पर भी शामिल नहीं होगा, यानी चीन आसानी से ताइवान पर हमला करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन अब चीन समझ चुका है, वह उसने देखा कि यूक्रेन ने किस तरीके से यह लड़ाई लड़ी और यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने कैसे उसकी मदद की। यानी चीन ये जानता है कि आज की दुनिया में मिलिट्री एडवेंचर के पॉजिटिव रिजल्ट आए ही इसकी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि चीन के स्वर और तेवर पिछले कुछ दिनों से नरम होते जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर G20 की बैठकों में चीन की प्रतिक्रियाओं को सुना होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब आइए तीसरे किरदार यानी यूरोपीय देशों की चर्चा करें। 1990 के बाद से ही यूरोपीय देश रूस से एनर्जी इंपोर्ट करते आए। शांत रूस उनके हित में क्योंकि उसके साथ आर्थिक रिश्ते उनके, लेकिन रूस को लेकर संशय आज से नहीं बहुत पहले से ही यूरोपीय देशों में रहा है। अब इस युद्ध ने रूस और यूरोप के बीच इस डिवाइड लाइन को और भी बड़ी कर दी है। इस युद्ध ने यूरोपीय देशों की खुद की रक्षा करने में अक्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। साथ ही अब यूरोपीय देश पहले से अधिक अमेरिका और नाटो पर निर्भर होते जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि यह ऊर्जा संकट का भी कारण बनता जा रहा है पूरे यूरोप। तो यानी यूरोप भी यहां पर जीतता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। अब आते हैं चौथे और सबसे मुख्य किरदार यानी अमेरिका पर। मेरे अनुसार अगर इस युद्ध में कोई विजेता बनकर उभर रहा है तो वह है अमेरिका। आप सवाल पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है, तो आइए समझते हैं। असल में क्राइसिस के क्षण अमेरिका के लिए हमेशा से अवसर के रूप में रहे और इस बार भी ऐसा ही कुछ। यूक्रेन संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में आए उछाल का सीधा फायदा अमेरिकी ऑयल कंपनियों को हुआ है। अमेरिका की रक्षा कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ चुका है। स्पेस एक्स के स्टारलिंक कार्यक्रम को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा मिला है और बिना युद्ध में शामिल हुए अमेरिका ने यूक्रेन की इतनी मदद कर दी कि रूस के मंसूबे यहां पूरे नहीं हो पाए। यानी लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। दूसरा, अमेरिका के लिए रूस उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना चीन। आज के समय की अगर बात की, इस युद्ध के बहाने अमेरिका ने रूस और चीन दोनों पर ही दबाव उत्पन्न कर दिया है क्योंकि अमेरिका का अलायंस अब और मजबूत हो रहा है। रूस और चीन की बढ़ती आक्रामकता ने असल में मिडिल पावर देशों को अमेरिका के नजदीक ला दिया है। यूरोप में रूस की बढ़ती आक्रामकता ने जर्मनी और एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने जापान सहित कई देशों के रक्षा व्यय को बढ़ा दिया और उनकी रक्षा चिंताओं को भी। और यही वजह है कि अब ये देश अमेरिका के नेचुरल डिफेंस पार्टनर के रूप में और अधिक नजदीक आए। यानी अमेरिका का तो स्ट्रेटेजिक जो एक्सपेंशन है वह यूक्रेन क्राइसिस के बाद और ज्यादा हुआ है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए यूक्रेन संकट ने सीख दी, बहुत सी सीख दी। विश्व राजनीति में प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी दिया है क्योंकि इस दौरान जेलेंस्की से भी भारत ने बात किया, रूस से भी बात किया। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिक नजदीकी भारत इस वक्त प्रदर्शित कर रहा है जो भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन एक बात समझना होगा, चीन का हिमालयन क्षेत्र में बढ़ता हुआ आक्रामक रवैया भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को समझना होगा कि अपने मरने से ही मोक्ष मिलता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि चीन कल को हमला करेगा और अमेरिका आकर यहां पर भारत की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो आपको अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, आपको इंतजार नहीं करना होगा। हाँ, ये बात है कि कूटनीति के दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भारत ने अमेरिका को भी साधने की कोशिश की है, भारत ने रूस को भी साधने की कोशिश की है, लेकिन कई बार आपका यह संतुलनकारी रवैया वह आपके लिए बैकफायर भी कर जाता है। अब देखना यह है कि भारत अमेरिका को भी कैसे कॉन्फिडेंस में लेता है और रूस के साथ अपने बेहतर रिश्ते को कैसे बनाए रखता है।
इस विषय पर एक अलग डिस्कशन किसी अलग वीडियो में किया जाएगा। अभी इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।